नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपको अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज हम एमपीटेड वर्ग 3 सॉल्व पेपर करेंगे। सीडीपी बाल विकास के पेपर सॉल्व करेंगे। पूरे आपके 30 प्रश्न सॉल्व करेंगे। और आप सभी को पता है सीडीपी बाल विकास में 30 प्रश्न आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 प्रश्न, क्योंकि यहाँ पे 30 नंबर पक्का करना है, तो प्रीवियस पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमने जो देखा था 2022 एग्जाम में, जो 2024 के एग्जाम में हुआ है, वो काफी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और लगभग उसी के समथिंग जो है, उसी लेवल के, उसी टॉपिक से जो है प्रश्न पूछे गए हैं। इस बार भी संभावित है। तो चलिए 30 प्रश्न आइए जानते हैं, समझते हैं और आप लोगों का भी फीडबैक जानते हैं कि 30 में से आप लोग जो है कितने स्कोर प्राप्त कर पाते हैं। तो चलिए सभी लोग तैयार हो जाइएगा। मेरे सभी ब्रदर, सिस्टर एंड टीचर जिनका सपना है अध्यापक, अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं। तो आपके स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। प्रश्न हमारा साथियों क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न बहुत ही अच्छा पूछा गया है और बहुत ही सिंपल तरीके से पूछा गया है और बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को जो है फीडबैक करना है। प्रश्न हमारा पूछा गया है, प्रश्न कह रहा है, क्या प्रश्न कह रहा है? सभी लोग ध्यानपूर्वक कमेंट कीजिएगा। प्रश्न हमारा कह रहा है दोस्तों कि उत्तरोत्तर बनाम रेखीय उन्नति का सिद्धांत किससे संबंधित होता है? प्रश्न हमारा क्या दिया गया है? उत्तरोत्तर बनाम रेखीय उन्नति का सिद्धांत जो है आपका किससे संबंधित होता है? क्या आपका वह व्यक्तित्व और प्रवृत्ति से होता है, पढ़ने और लिखने से होता है, वृद्धि एवं विकास से होता है, या पढ़ने एवं प्रवृत्ति से होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, सभी लोग समझिएगा, ठीक है? ध्यानपूर्वक सब लोगों को समझना है और हर एक टॉपिक के क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को जो है समझना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है? चलिए सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। कमेंट आ चुके हैं आप सभी लोगों के। चलिए थोड़ा कैमरा सेटअप कलर कर लिए हैं क्योंकि थोड़ा सा कहीं प्रॉब्लम आ रही थी। चलिए, उत्तरोत्तर बनाम रेखीय उन्नति का सिद्धांत किससे संबंधित होता है? आप सभी प्यारे साथियों, प्यारे ब्रदर एंड सिस्टर, सभी लोग ध्यानपूर्वक कमेंट कीजिएगा और फीडबैक कीजिएगा। सभी लोग बताइए कि उत्तरोत्तर बनाम रेखीय उन्नति का सिद्धांत। अब देखिए प्रश्न को समझिएगा ध्यानपूर्वक, जितना ज्यादा समझेगा उतना ज्यादा क्लियर होता जाएगा, ठीक है? उत्तर जानना आवश्यक नहीं है, ये जानना जरूरी है कि उत्तर क्यों ये सही आ रहा है, ये जानना आप सभी के लिए जरूरी है। उत्तरोत्तर बनाम रेखीय उन्नति सिद्धांत। देखिए उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर मतलब कहीं ना कहीं वृद्धि की बात हो रही है, आगे बढ़ने की बात हो रही है। रेखीय उन्नति, उन्नति शब्द क्या है? ये भी बढ़ने की बात हो रही है। तो कहीं मतलब हमारा प्रश्न कह रहा बढ़ने का, तो बढ़ हम किससे कर सकते हैं? व्यक्तित्व और प्रवृत्ति, पढ़ने और लिखना, वृद्धि एवं विकास, पढ़ना एवं प्रवृत्ति। तो आप सभी लोग जानते हैं कहीं ना कहीं उत्तरोत्तर बनाम रेखीय उन्नति का यहाँ पे सिद्धांत पूछा गया है, क्योंकि पढ़ने लिखने का सिद्धांत नहीं होता। पढ़ने एवं प्रवृत्ति का कोई सिद्धांत आपने नहीं पढ़ा है, ना ही व्यक्तित्व एवं प्रवृत्ति का पढ़ा होगा। व्यक्तित्व का सिद्धांत पढ़ा होगा लेकिन प्रवृत्ति का नहीं है, लेकिन आपने वृद्धि एवं विकास का पढ़ा है। एक चैप्टर है, ये पूरा एक सिलेबस है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? उत्तरोत्तर बनाम रेखीय उन्नति का सिद्धांत किससे संबंधित हो जाएगा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से संबंधित हो जाएगा, अर्थात वृद्धि एवं विकास से संबंधित हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। सभी ब्रदर, सिस्टर एंड टीचर्स, सभी को कमेंट करना है, सभी को फीडबैक करना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो चलिए, आप सभी लोग कमेंट कर चुके होंगे अच्छे तरीके से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया, सीटेट में भी आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न हमारा कह रहा है कि विकास अभिवृद्धि की अपेक्षा गुणांक परिवर्तन का विशिष्ट द्योतक होता है, यह कथन किसका है? और आपको पता है कथन और स्टेटमेंट वाले जो है एग्जाम में प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। कथन और स्टेटमेंट वाले प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको पता है पिछले बार जब आपका पात्रता परीक्षा हुआ था 150 प्रश्नों में से 7-8 प्रश्न जो है स्टेटमेंट कथन वाले प्रश्न पूछे गए थे। तो कथन वाले कैसे समझना है? विकास अभिवृद्धि की अपेक्षा एक गुणांक परिवर्तन का विशिष्ट क्या होता है? द्योतक होता है। ये कथन किसका हो जाएगा? तो यह कथन आपके हर्बर्ट सोरेनसन का कथन है, या हरलाक का है, गैसल का है, या ईरा गॉर्डन। तो आपने गैसल का कथन सुना होगा, हरलाक का कथन सुना होगा और हर्बर्ट सोरेनसन का। 3 ऐसे मनोवैज्ञानिक है, इन तीनों मनोवैज्ञानिकों का आपने कथन सुना है। तो इन तीनों में से आपका कौन सा सही होगा? सभी लोग कमेंट बताइएगा। 5 सेकंड में
5 सेकंड का वक्त जो है हम हर एक प्रश्न पर आप सभी को देने वाले, केवल 5 सेकंड का वक्त देने वाले। चलिए सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, हर्बर्ट और सोरेनसन, अर्थात जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है वह सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आप सभी लोगों के स्क्रीन पर है। प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है कि पुरुष लिंग का निर्धारण होता है जब मिलते हैं। यहाँ पे दिया गया है पुरुष, मेल सेक्स इन डिटरमाइंड व्हेन यूनिट। पुरुष लिंग का निर्धारण होता है जब मिलते हैं। पुरुष लिंग का निर्धारण कब होता है, इसके लिए एक गुणसूत्र होता है एक्स एक्स वाई वाई एक्स। ये फीमेल का होता है, ये मेल का होता है। अगर मेल का एक्स गुणसूत्र और फीमेल का एक्स और मेल का एक्स आता है तो यहाँ पे फीमेल। अगर मान लीजिए मेल का अगर वाई गुणसूत्र आता है, फीमेल का एक्स गुणसूत्र होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेल। तो मतलब लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है, पुरुष के गुणसूत्र के द्वारा होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पुरुष लिंग का निर्धारण कब होता है, जब हमारा क्या होगा, एक्स वाई या वाई एक्स। तो एक्स वाई क्रोमोसोम, अर्थात जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। और ये क्रोमोसोम से लिंग से संबंधित एक प्रश्न आना ही आना है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। मेरे सभी ब्रदर सिस्टर एंड टीचर सभी कमेंट कीजिएगा जिनका अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं, आप सभी को नमस्कार और प्रणाम करते हैं, क्योंकि आप जो है सभी शिक्षा जगत के होनहार हमारे शिक्षक बंधु हैं, अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। प्रश्न को समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है समाजीकरण वह क्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह के मानदंडों के अनुरूप सीखता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई, क्या यहाँ पे दिया गया है, व्यक्ति समूह के मानदंडों के अनुरूप, ठीक है, अनुरूप होना सीखता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। पहले देखिए परिभाषा तो आपको याद करनी पड़ेगी, लेकिन एक ट्रिक ऐसी बताऊंगा जो आप समझ जाएंगे कि इसकी परिभाषा है। आइए जानते हैं कैसे समझेंगे। समाजीकरण के टॉपिक से ये हमारा स्टेटमेंट कथन पूछा जा रहा है, और यह प्रक्रिया किसके द्वारा व्यक्ति समूह के मानदंडों के अनुरूप होना सीखती है। यह परिभाषा किसकी, हरलाक की है, आपके आगबर्न एवं निफकॉफ की बात करेंगे या सोरेनसन की बात करेंगे, सभी लोग बताइए। तो आगनबर्न एवं निफकॉफ, हरलाक, सोरेनसन या रूफ, 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शन दिए गए। 4 ऑप्शनों में केवल एक सही होगा और एक का कमेंट आपको सभी लोगों को बताना है। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा, अब देखिए समझिएगा। समाजीकरण में कह रहा है व्यक्ति द्वारा समूह के मानदंडों के अनुरूप होना सीखता है। किसके, समूह के मानदंडों के अनुरूप। तो समूह दे दिया गया, पहले ये समझना समूह शब्द दिया गया है, समूह के साथ साथ अनुरूप शब्द दे दिया गया है। हमारे 2 चीजों का जिक्र हुआ है, मतलब आगनबर्न एवं निफकॉफ का यह स्टेटमेंट कथन हो जाएगा, अर्थात अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका अपना परिवार है या आपका अपना टीटी फैमिली है, ये आपका शिक्षकों का परिवार है, टीचर्स फैमिली है। ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है, बेहतरीन कमेंट कीजिएगा। प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जाति व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। और ये जो टॉपिक है ना, जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था जो पूछ लिया गया है, कॉस्ट अरेंजमेंट जो होता है, कॉस्ट जो अरेंजमेंट होता है, जाति व्यवस्था होती है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या संस्कार होगा, क्या संस्कार से जाति व्यवस्था महत्वपूर्ण मानी जाएगी, कार्यकुशलता से जाति व्यवस्था महत्वपूर्ण मानी जाएगी, क्या जन्म से माना जाएगा या योग्यता से हो जाएगा। आपकी जाति व्यवस्था महत्वपूर्ण किससे मानी जाएगी, सभी लोग बताइएगा। जाति व्यवस्था यहाँ पे महत्वपूर्ण विशेषता बताना है, तो आप सभी लोग जानते समझते हैं जाति व्यवस्था की महत्वपूर्ण क्या होती है, आप कहाँ पे जन्म है, किस जाति पे आप जन्म लेते हैं, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता यही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 जो होते हैं हमारे वेदों में दिया गया है। उन वेदों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस प्रश्न पर, क्योंकि सीडीपी पेडागोजी का प्रश्न है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जन्म वर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। जितना ज्यादा समझेंगे, क्योंकि याद करेंगे याद भूल जाएगा, समझेंगे जीवन भर याद रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जाति शब्द की उत्पत्ति का पता सन में ग्रेसिया डी ओरेटा नामक विद्वान ने लगाया। जाति शब्द जो है इसकी उत्पत्ति का पता, जाति शब्द नाम कब दिया गया होगा, इसकी उत्पत्ति कैसी हुई होगी।
ठीक है। जैसे डिजिटल बोर्ड है, जब डिजिटल बोर्ड की उत्पत्ति हुई होगी तो कोई ना कोई पहले बनाया होगा, इसका नाम दिया होगा डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, ठीक है। इसी प्रकार से जब जाति शब्द की उत्पत्ति हुई, कब क्या हुई, जाति शब्द की जब उत्पत्ति हुई, किस सन में ग्रेसिया डी ओरेटा नामक विद्वान ने। अब ये समझ लीजिए जाति शब्द की उत्पत्ति किसने की, तो आपको उत्तर ऑलरेडी दिया गया है, ग्रेसिया डी ओरेटा नामक विद्वान ने। लेकिन कब लगाया था ये आपको बताना है, कब लगाया है याद रखिएगा, सन 66 है, इसमें 66 है, 1665 1665, अर्थात पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी प्यारा सा प्रश्न दिया गया है कि संयुक्त परिवार व्यवस्था समाप्त हो रही है, धर्म लोगों से दूर होता जा रहा है, विद्यालय इस कमी को पूरा करने का काम करता है, विद्यालय सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक आदर्शों का निर्माण करता है, विद्यालय को छात्र की नैतिकता और उसके संदर्भ बोध को विकसित करना होगा, विद्यार्थी में सत्य, अच्छाई और सुंदरता का सही योग की भावना होनी चाहिए, सच्ची शिक्षा के सर्वोत्तम हित घर और विद्यालय को एक दूसरे के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करना चाहिए। जब यहाँ पे सहयोग की भावना आ रही है, सक्रियता की बात कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव होता है तो हमें बताने उपरोक्त कथन जो है शिक्षा की भूमिका से क्या संबंधित हो जाएगा, शिक्षा के आदर्शों से संबंधित हो जाएगा, या केवल शिक्षा के उद्देश्यों से संबंधित होगा। ये दिए गए सभी विकल्पों से केवल दे दिया गया, मतलब निगेटिव है, क्योंकि हमारा प्रश्न पॉजिटिव है, सक्रिय रूप से सहयोग करने की बात कर रहा है। तो हमारा प्रश्न जब पॉजिटिव होता है तो प्रश्न तो निगेटिव नहीं हो सकता। और पेडागोजी में केवल जहां भी दिए जाए निगेटिव होता है। मतलब जब हमारा प्रश्न कह रहा है संयुक्त परिवार की व्यवस्था समाप्त हो रही है, धर्म लोगों से दूर होते जा रहा है, विद्यालय इस कमी को पूरा कर रहा है। कौन पूरा कर रहा है इस कमी को, ध्यान पूर्वक समझिएगा। इस कमी को पूरा कौन कर रहा है, विद्यालय। जब इस कमी को विद्यालय पूरा कर रहा है, मतलब शिक्षा की भूमिका संबंधित हो जाएगा। जब ये जो संपूर्ण प्रक्रिया विद्यालय पूरा कर रहा है तो कहीं ना कहीं शिक्षा की भूमिका की बात हो रही है, तो शिक्षा की भूमिका इज द राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। हमने एक दो लाइन पढ़ा, डायरेक्ट आंसर कर लिया, हमें पूरे ऑप्शन प्रश्न भी पढ़ना नहीं पड़ा। इसी तरह आपके एग्जाम में करना है, इसी तरह आपको अभ्यास करना है। प्रीवियस पेपर इसीलिए अभ्यास के लिए होता है। जितना ज्यादा आप लोग अभ्यास करेंगे, आपके माइंड मेमोरी में ए टू जेड वो शब्द, वो चीजें, वो ट्रिक आपको अपने आप सेव होती जाएगी। अब जब ये चीज सेव हो जाएगी तो आपको सिलेक्शन पाने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए प्रश्न को देखेगा। मुझे शिक्षण के बारे में यह बात पसंद है। What I like about teaching is that is the, मुझे शिक्षण के बारे में यह बात पसंद है कि कम सम व्यक्तियों को भी यह मिलता है, सबसे शांतिपूर्ण कार्य है, सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य है, या निजी ट्यूशन के कार्य के कारण सबसे आकर्षक नौकर। तो निजी जो शब्द है ये भी पेडागोजी में नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन शिक्षण के बारे में जो पसंद की बात आए, अब आप बताइए, क्योंकि आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आपके अकॉर्डिंग क्या यहाँ पे होना चाहिए। देखिए, जब शिक्षण के बारे में पसंद की बात करेंगे, लाइक की बात की जा रही है, तो जब लाइक की बात होती है तो आप सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं आप लोग, सभी लोग बताइएगा। चलिए, हम ये जानते हैं सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। शिक्षण जो है सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, और ये शिक्षक से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। तो मुझे शिक्षण के बारे में बात पसंद है कि सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य है, मोस्ट चैलेंजिंग जॉब कौन है, शिक्षण, टीचिंग की बात हो रही, और आने वाले समय और भी चैलेंजेस होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बाल विकास मानव विकास के सभी तथ्यों और गर्भाधान से किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों को समझने के लिए समर्पित अध्ययन का एक बिंदु है। तो बाल विकास का विज्ञान इस प्रकार का विशेष संबंधित हो जाएगा, अध्ययन का एक कारक हो जाएगा। तो देखिए, विज्ञान इस प्रकार का विशेष संबंध है, बाल विकास का विज्ञान दिया गया है। क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है, बाल विकास का विज्ञान, साइंस, तो क्या वह मानव विज्ञान कहलाएगा, या विभिन्न सामाजिक एजेंसियों द्वारा निभाई गई शक्तिशाली भूमिका, या एर्गोनॉमिक्स की बात हो रही है, या वृद्धि और पूर्णता के चरणों की बात हो रही है। राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन आ चुका है। सभी लोग जानते हैं कि जब बाल विकास में मानव विकास के सभी तथ्य जब शामिल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं मानव विकास का ही जिक्र होगा, मानव विज्ञान का ही जिक्र होगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पहला ऑप्शन आप लोगों के लिए सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। यह भी प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट दिया गया। अब इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है ये समझते हैं।
क्योंकि ये आपके एमपीटेड सीटेड में भी आया हुआ है। पूछा गया कि आम से विशिष्ट गतिविधि तक वृद्धि का क्रम क्या होता है। आम के जगह अगर यहाँ पे क्या दे दिया जाए, आम के जगह अगर यहाँ पे सामान्य दे दिया जाए तो कोई बुरा नहीं है, कोई बुराई नहीं है। और पहले सामान्य ही दिया जाता था, लेकिन सामान्य की जगह अब क्या कर दिया गया, आम। तो आम से विशिष्ट गतिविधि वृद्धि का क्रम क्या होगा, यानी सामान्य से विशिष्ट गतिविधि तक वृद्धि का क्रम पूछा जा रहा है। क्या वह समेकन होगा, पृथक्करण होगा, या सेफेलोकाउडल क्रम होगा, या प्रॉक्सिमोडिस्टल क्रम होगा। तो आपने समेकन पढ़ा, पृथक्करण पढ़ा, सेफेलोकाउडल क्रम ये भी पढ़ा, तीन तो आपने पढ़े हैं। जब आप तीन पढ़े तो आप सभी लोग जानते हैं कि सामान्य से विशिष्ट गतिविधि तक जो वृद्धि का क्रम होता है वो पृथक्करण होता है। डिफरेंस आपको मिलेगा, क्योंकि जो यहाँ पे क्या कह रहा है, वृद्धि, क्योंकि वृद्धि कोई निश्चित बात नहीं है कि निश्चित होगी, कभी उतार चढ़ाव होगा, और सभी की वृद्धि एक समान नहीं होती, कभी रुकेगी, बढ़ेगी, थमेगी, ठीक है। ये क्या होगा, पृथक्करण हो जाएगा, मतलब डिफरेंस की बात करेंगे, डिफरेंशिएशन की बात हो रही है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि जैसे जैसे क्रमिक गति होती है, छोटी गतिविधियों के बड़े अधिक कार्यकाल व्यवहार को समेकन की एक संगत वृद्धि होती। तो डायरेक्ट आंसर दे दिया गया यहाँ पे, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं, इसको भी हम पृथक्करण की भूमिका में करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे क्रमिक वृद्धि हो रही है, जैसे जैसे क्रमिक वृद्धि होती, छोटी गतिविधियों को बड़े अधिक कार्यात्मक व्यवहार जो होते हैं वह समेकन की एक संगत वृद्धि होती, उसी को हम पृथक्करण की बात करेंगे, जिक्र करेंगे, तो आप सभी लोग समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। अगला प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि परिभाषा के अनुसार बुद्धि के बारे में बताना है, और बुद्धि के बारे में हमने इतना पढ़ा है कि आपके कोई सी प्रश्न पूछा जाए बनेगा, और फिर आगे पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर सेशन करेंगे, फिर मॉडल पेपर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सिलेक्शन पाना है, अपने माता पिता के सपने को साकार करना है, अपने सपने को साकार करना है। जो मेहनत कर रहे हैं वो एक दिन आपकी रंग लाएगी। क्यों रंग लाएगी, क्योंकि आप यहाँ पर भी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। समय निकाल कर अन्य वीडियो की अपेक्षा आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है आज के लिए। ठीक है, तो आकस्मिक के बजाय सचेत और सोचना, पर्यावरणीय परिस्थितियों और परिस्थितियों का सामना करने के उद्देश्य, तो दोनों चीजें सही है, क्योंकि आकस्मिक के बजाय अगर सचेत और सोचेंगे, सचेत होकर, तो दोनों चीजें आपकी सही दी गई यहाँ पे, मतलब ए और दो दोनों सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। ज्यादातर यही होता है ऐसे प्रश्नों में, ज्यादातर दोनों सही होते हैं, या एक सही होगा एक गलत होगा, दोनों गलत नहीं होते, एक सही एक गलत होगा, या फिर दोनों सही होंगे। राज्य जो सीखने और करने के संदर्भ में सही नहीं दिया गया है। देखिए, प्राप्त करना एक प्राकृतिक क्रिया है, सीखना एक अविरत प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात, आप जीवन पर्यंत सीख सकते हैं, सीखना एक अविरत प्रक्रिया है, ए टू जेड सही है। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, विषय निपुणता में सीखने के परिणाम या प्राप्त करना ज्ञान संबंधी मात्राओं में मदद करता है। तो आप सभी मेरे शिक्षक बंधु जानते हैं, राज्य जो सीखने और करने के संदर्भ में हमारा सही नहीं दिया गया है, तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि प्राप्त करना एक प्राकृतिक क्रिया हम कह सकते हैं, सीखना एवं अविरत प्रक्रिया हम कह सकते हैं, विषय निपुणता में सीखना परिणाम होता है ये भी कह सकते हैं, लेकिन प्राप्त करना ज्ञान संबंधी मात्राओं में मदद करता है। तो आप जानते हैं सभी में क्या कहीं सीखने की बात कर रहा है, कहीं सीखने की जिक्र हुआ है, प्राकृतिक, कहीं यहाँ पे प्राप्त करने का ज्ञान संबंधी दे दिया। तो प्राप्त करने के ज्ञान संबंधी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, या सीखने से संबंधित या करने के संदर्भ में सही नहीं होगा, यानी कार्य क्वेश्चन हमारा जो डी ऑप्शन दिया गया है वह नेगेटिव यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए हम डी ऑप्शन को यहाँ पे चयन कर लेंगे। चलिए सभी लोग समझ गए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न भी देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और फीडबैक कर लीजिएगा। प्रश्न ये भी बहुत अच्छा दिया गया है। प्रश्न हमारा कह रहा है कि डीपीटी और ओपीवी के 2nd और 3rd डोज होते हैं, साधारण तौर पर बाल्यावस्था में कब दिया जाता है? 3 साल, 6 सप्ताह से 3 सप्ताह, 4 से 8 सप्ताह के उपरांत, या 9 से 15 महीने। आप सभी लोग जानते हैं सभी को 10 सेकंड का वक्त दिया जाता है। चलिए सभी लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट, कौन सा सही होगा। सभी को कमेंट करना है, क्योंकि सभी ब्रदर सिस्टर सभी के लिए सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को कमेंट करना अच्छे तरीके से। चलिए कमेंट कीजिएगा सभी लोग, A to Z कमेंट करना सभी को। आई होप सभी लोग समझ गए।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जब हम डीपीटी और ओपीवी के 2nd और 3rd डोज की साधारण तौर पर बात करते हैं, ये बाल्यावस्था का जिक्र हुआ है। बाल्यावस्था होता है 6 से लेके 12 वर्ष की अवस्था कहलाती है। 6 से 9 जो होता है वह हमारा पूर्व बाल्यावस्था कहलाता है, और जो ये 9 से लेके 12 वर्ष तक होता है वो हमारा कौन सा कहलाता है, उत्तर बाल्यावस्था कहलाता है। तो ये बाल्यावस्था से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में, ठीक है। तो जो 4 से 8 सप्ताह के उपरांत आपका जो है डीपीटी और ओपीवी के जो डोज होते हैं वो दूसरे और तीसरे डोज लगते हैं, ध्यान रखिएगा, 4 और 8 सप्ताह के उपरांत, यानी कि जो आपका थर्ड ऑप्शन दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोगों का जो है सही हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यानपूर्वक समझिएगा और ए टू जेड जो बता रहे हैं ना वो माइंड के मेमोरी में सेव करते जाइएगा, क्योंकि यही चीज है जो एग्जाम हॉल में काम आएगी, आपको सिलेक्शन दिलवाएगी, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि गर्भावस्था के दौरान या गर्भावस्था के दूसरे महीने के दौरान भ्रूण कितने का होगा। करीब वह 1 सेंटीमीटर लंबा होगा, या करीब 1 mm तक होगा मिलीमीटर, करीब 1 इंच लंबा होगा, या दिए गए सभी विकल्पों में से सही हो जाएगा। सभी लोग बताइएगा। देखिए चाहे हम शैशवावस्था की बात करें, चाहे बाल्यावस्था की बात करें, किशोरावस्था, 3 अवस्थाएं ऐसी हैं जहां से आपके 10 से 12 प्रश्न आएंगे, और आने वाले प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर में ये सारे प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो गर्भावस्था के दूसरे महीने के दौरान भ्रूण कितने, उसका जो अबाउट पूछा जा रहा है, ठीक है, तो कितना होगा सभी लोग बताइएगा। अगर आपसे बन रहा है तो बिल्कुल बताइएगा। तो कहीं ना कहीं ईएसबी ने इसको करीब 1 इंच तक माना है, ईएसबी ने इसको थर्ड ऑप्शन को सही माना है, तो हम भी ईएसबी के साथ ही जाएंगे। अगर आपको लगता है कोई दूसरा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चलिए सभी लोग धन्यवाद सभी का फीडबैक करने के लिए, सहयोग करने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारा कह रहा है कि आघाती इरादे के बिना शरीर के ऊतकों का जानबूझकर विनाश या परिवर्तन किसकी परिभाषा है। क्या वह चिंता विकार की परिभाषा है, स्वयं को चोट पहुंचाने की बात हो रही है, तंत्रिका मनोवैज्ञानिक विकार की बात हो रही है, या आत्म केंद्रिता की बात हो रही है। तो मेरे प्यारे मित्र, मेरे शिक्षक बंधु, मेरे ब्रदर सिस्टर, आप सभी लोग जानते समझते हैं, क्या जानते हैं कि जब भी आघाती इरादे की बात की रहा है और यहाँ पे शरीर के ऊतकों की बात की जा रही है, यहाँ पे विनाश और परिवर्तन की परिभाषा पूछी जा रही है, तो मेरे प्यारे मित्र आप सभी लोग जानते हैं स्वयं को चोट पहुंचाना। क्यों होगा? क्योंकि विनाश एक निगेटिव शब्द है, विनाश एक निगेटिव शब्द है और चोट एक भी निगेटिव शब्द है। लेकिन चिंता विकार भी आप बोलेंगे होगा, लेकिन चिंता विकार इसलिए सही होगा क्योंकि आघाती के इरादे के बिना शरीर के ऊतकों का, अब शरीर में क्या होगा, शरीर में चोट लगेगी, ठीक है। तो शरीर में स्वयं को चोट पहुंचाना, क्योंकि आघाती शब्द भी और शरीर ये दोनों ये हमें इंगित करते हैं, ये मैसेज दे रहे हैं कहीं ना कहीं स्वयं को चोट पहुंचाने वाला ऑप्शन जो है सही होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आ चुका है, चलिए कमेंट कीजिएगा कि जब कोई बच्चा किसी भी बुनियादी शैक्षणिक कौशल को सीखने में सक्षम नहीं है लेकिन किसी अन्य क्षेत्र में प्रतिभावान है तो बच्चे के मूल्यांकन के लिए खाली स्थान तकनीक लागू की जा सकती है। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था। यह प्रश्न आपके DSSB से प्रश्न लिया गया है, जो प्रीवियस ईयर में DSSB में पूछा गया था, वहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। चलिए समझिएगा अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पे दिया गया कि जब कोई बच्चा किसी भी बुनियादी शैक्षणिक कौशल को सीखने में सक्षम नहीं है, क्या कह रहा है, यह सीखने में सक्षम नहीं है लेकिन किसी अन्य क्षेत्र में प्रतिभावान है तो बच्चे के मूल्यांकन के लिए तकनीक लागू की जा सकती है। तो कौन सा हो जाएगा? क्या वह निकाल देना होगा, विस्थापन होगा, क्षतिपूर्त होगा या रूपांतरण होगा? तो जब भी यहाँ पे तो बच्चे के मूल्यांकन के यहाँ पे क्या अन्य क्षेत्र में प्रतिभावान है लेकिन बच्चे के मूल्यांकन की तकनीक लागू की जा सकती है, तो ईएसबी ने इसको कौन सा माना? ईएसबी कह रहा कि यह क्षतिपूर्त आएगी, कंपनसेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि बुनियादी शैक्षिक कौशल में सीखने में सक्षम नहीं है, इसलिए वो कहीं ना कहीं इसको क्षतिपूर्ति होगी, कमी महसूस होगी या उसके लिए कमी हो जाएगी, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि बच्चों की विशेष जरूरतों के लिए प्री स्कूल शिक्षा क्या होती है। बच्चे जब विद्यालय जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो प्री स्कूल टाइम कौन सा होता है? जो विद्यालय पहली बार बच्चे पढ़ने जाते हैं, ठीक है ना, तो प्री स्कूल टाइम में हो जाता है। तो बच्चों की विशेष जरूरतों के लिए जो है प्री स्कूल शिक्षा पूछी जा रही है।
तो संवेदनशील या अनुक्रियाशील दोनों पॉजिटिव हैं, ध्यान रखिएगा। दोनों सकारात्मक ऑप्शंस दिए गए हैं। जब दोनों सकारात्मक ऑप्शन दिए जाते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं इसमें दो ही तरह के ऑप्शन हमें सही मिलते हैं, या तो एक सही होगा या एक गलत होगा या दोनों सही होंगे। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चों की विशेष यहाँ पे जरूरतों की बात कर रहा है। तो जरूरतों के लिए प्री स्कूल हमारा आपका संवेदनशील भी हो जाएगा और अनुक्रियाशील भी हो जाएगा। दोनों ऑप्शन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न आप सभी के लिए है। आप सभी लोगों को ध्यानपूर्वक समझना और कमेंट करना है। प्रश्न कह रहा है कि शिक्षक देखते हैं एक बच्चे को कलम पकड़ने में कठिनाई हो रही है, उपरोक्त परिस्थिति में उसे निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कोई भी बच्चों को या कोई भी बच्चा, बालक, विद्यार्थी, शिक्षार्थी को कलम पकड़ने में कठिनाई आ रही है तो क्या आप उसे कार्रवाई करेंगे? सभी लोग बताइए, क्या उसे कार्रवाई करना चाहिए? तो उपरोक्त परिस्थिति पहले पढ़ते हैं। परिस्थितियां यह कह रही हैं कि आर्थोपेडिक सर्जन से बच्चे की जांच करवानी चाहिए, एक मनोवैज्ञानिक द्वारा बच्चे का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, शिक्षक को माता पिता से कहना चाहिए कि हालात ठीक होने के बाद ही बच्चे को स्कूल भेजें, या शिक्षक को कठिनाई की उपेक्षा करनी चाहिए क्योंकि ऐसे मामलों की पहचान करना उसका तर्क नहीं था। सभी लोग बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे में सभी लोग जानते हैं बच्चे को कलम पकड़ने में दिक्कत हो रही है। पकड़ना मतलब कहीं हाथ से प्रक्रिया संबंधित हो सकता है या माइंड से संबंधित हो सकता है। एक मनोवैज्ञानिक द्वारा बच्चे का मूल्यांकन करने से क्या वह उसकी कलम पकड़ने की कठिनाई दूर हो सकती है? आप खुद सोचिए, शिक्षक को क्या माता पिता से यह कह देना सही होगा कि हालत जब ठीक हो जाए तब आप विद्यालय में जो बच्चे को भेजिएगा? ये तो आप लोग कतई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग शिक्षक हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं और आपके मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तो आप सभी लोग समझिए, इससे भी हम नेगेटिव ऑप्शन कर सकते हैं। शिक्षक को कठिनाई की उपेक्षा करनी चाहिए क्योंकि ऐसे मामलों में पहचान करना उसका तर्क नहीं थी, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या कार्रवाई यहाँ पे हो सकती है? अगर साइंटिफिक तरीके से देखें तो आर्थोपेडिक सर्जन से बच्चे की जांच करवाना। जांच करवाने से क्या होगा, उससे पता चलेगा बच्चे की क्या प्रॉब्लम है। ना बच्चे को हमें स्कूल से भगाना है, ना उसे कुछ अशब्द बोलना है, बच्चे को जांच कराना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्थोपेडिक सर्जन से बच्चे की जांच करवाना। फर्स्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा और ऐसे प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है कि शिक्षण अधिगम रणनीति के पक्ष में काल्पनिक अनुभूति को बढ़ावा देना बच्चे के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। देखिए शिक्षण अधिगम की रणनीति की बात करेंगे, जब आप विद्यालय में प्रवेश करेंगे, जब आपकी नियुक्ति होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तो आप सभी लोग जानते हैं शिक्षण अधिगम की जो रणनीतियां होती हैं उनके पक्ष में काल्पनिक अनुभूति को बढ़ावा देना। काल्पनिक मतलब होता है सोचना। अगर ऐसे कर दिया जाए तो बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, अगर ऐसी चीजें की जाए तो बच्चा बेहतर सीख सकता है। ठीक है ना? ऐसे में क्या हुआ है, टैलेंटेड प्रतिभावान का जिक्र होगा, या प्रतिभावान बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होगा, या बौद्धिक रूप से उज्ज्वलों के लिए, या रचनात्मक के लिए, या कम उपलब्ध हासिल करने वाले बच्चों के लिए। तो किस प्रकार के बच्चों के लिए यह प्रश्न कह रहा है, सभी लोग बताइएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा आ चुका है और प्रश्न कह रहा है रचनात्मक, जो क्रिएटिव होते हैं। क्योंकि जो काल्पनिक अनुभूत कर सकते हैं, जो सोच सकते हैं, वो क्रिएटिव होंगे तभी वह सोच सकते हैं। क्रिएटिविटी होनी चाहिए सोचने के लिए, समझने के लिए। इसलिए अकॉर्डिंग क्वेश्चन रचनात्मक